हेलो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा की अपनी क्लास में हम विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई तरीके के बालकों के बारे में पढ़ लिया था। मानसिक मंदित बालक, विकलांग बालक। आज की वीडियो में हम पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ेंगे कि पिछड़े बालक किन्हें कहा जाता है, किन बालकों को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है, इसे बैकवर्ड चिल्ड्रन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो पिछड़े बालकों से क्या तात्पर्य है जान लेते हैं। इनकी शिक्षा किस प्रकार होती है, विशेषताएं क्या हैं, पहचान कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। वे बालक जो कक्षा में बुद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने में समान बालकों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। मतलब कई मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। ठीक है, अपनी तरीके से डिफाइन किया कि पिछड़े बालक किन्हें कहा जाएगा। तो ऐसे बालकों को कहा जाता है जो अपनी ही कक्षा में, जैसे आपकी क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आपको लगता है कि इन्हें और आगे होना चाहिए था, ठीक है, और ऊपर होना चाहिए था आपसे, लेकिन आपकी एज के हिसाब से वो आपके साथ पढ़ रहे हैं। जैसे क्या कि आपकी एज अगर है इस समय 22 साल, आपकी क्लास में कोई 26-27 साल का जो व्यक्ति है वो आपके साथ पढ़ रहा है, तो आप उसे पिछड़ा वाला कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस एज के अनुसार उसे और आगे होना चाहिए था, लेकिन वो आगे नहीं है, आपके साथ है। या ऐसे बालकों को कह सकते हैं हम कि जो आपके साथ पढ़ रहा है लेकिन आपसे नीची क्लास के जो प्रश्न वगैरह हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता, तो ऐसे बालकों को भी पिछड़ा वाला कहा जाता है। तो ऐसे बालक जो कक्षा में बुद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बार्टन ने क्या कहा है, तो बार्टन के अनुसार सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। ठीक है, मतलब अगर उनकी योग्यता तो बहुत है, वो बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन उस हिसाब से उनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम है। ठीक है, वो इतना पढ़ नहीं पाए, इन्हें इतना मौका नहीं मिला, तो ऐसे बालकों को हम पिछड़ा बालक कहते हैं बार्टन के अनुसार। कि बार्टन ने क्या कहा है कि सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। ठीक है, उनकी जो योग्यता है उस हिसाब से उनकी शैक्षिक उपलब्धि काफ़ी कम है। अब सिरिल बर्ट ने क्या कहा है, तो इनके अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। मान लीजिए उनकी एज जो है वो 14 वर्ष है, तो इस हिसाब से उन्हें 9वीं कक्षा में होना चाहिए, लेकिन वो 8th क्लास के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो सिरिल बर्ट ने वही कहा। तो ऐसे बच्चे क्या क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किन बालकों को हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं। मान लीजिए किसी छात्र की आयु 14 वर्ष है, लेकिन उसकी आयु के अनुसार उसे 9वीं कक्षा में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने एज लिमिट फिक्स कर रखी है कि जैसे कि अगर आप 14 वर्ष के हो जाते तो आपको 9वीं में होना चाहिए, 15 वर्ष के हो जाते तो आपको 10वीं में होना चाहिए। तो इसी हिसाब से क्या है कि 14 वर्ष का जो आयु है, ठीक है, तो उसमें जो बालक है वो 9वीं कक्षा में होना चाहिए, लेकिन इस समय वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, या तो 6th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास में पढ़ रहा है। तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक कहेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि कोई छात्र है, वो 9वीं कक्षा के मध्य सत्र में है। ठीक है, 9वीं क्लास में चल रहा है वो, ठीक है, पढ़ता जा रहा है, हाफ ईयरली उसके हो चुके हैं, लेकिन वो क्या है कि 8th क्लास की कक्षा का जो कार्य है उसे करने में भी असमर्थ है। ठीक है, वो 8th क्लास के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा, और वो 9वीं कक्षा में चल रहा है, ठीक है, 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन 8th क्लास के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बालकों को भी हम क्या कहेंगे, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक कहेंगे। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। तो दो कंडीशन है कि अपनी आयु के अनुसार जिस क्लास में उसे होना चाहिए उस क्लास में वो नहीं, उससे नीचे की क्लास में, तो वो पिछड़ा बालक कहा जाएगा। या मान लीजिए कि वो जिस क्लास में है और उससे नीचे की क्लास के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता, तो भी हम उसे पिछड़ा बालक कहेंगे। तो ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, दोनों कंडीशन आपने देख ली, कैसे बालकों को हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं। अब टी के मैनन ने क्या कहा है पिछड़ा बालकों के बारे में, कि भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष या एक से अधिक वर्ष बड़ा हो। ठीक है, कहने का मतलब है, इन्होंने कहा कि भारतीय परिस्थितियों की अगर हम बात करें कि भारत में कैसे बालकों को हम पिछड़ा बालक कहेंगे, तो ऐसे बालक जो अपनी कक्षा की औसत आयु, मान ली किसी क्लास की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है, उसमें सारे बच्चे 15 वर्ष के हैं, लेकिन कोई बच्चा या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 वर्ष से ज़्यादा के हैं, जैसे 16 वर्ष के या 17 वर्ष के, तो एक या एक से अधिक वर्ष बड़े हैं, तो ऐसे बालकों को हम पिछड़ा बालक कहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी एज के अनुसार आगे की क्लास में होना चाहिए लेकिन वो पीछे की क्लास में है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक कहेंगे। ये कहा है किसने, टी के मैनन ने। अब हम पिछड़े बालकों की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि पिछड़े बालकों की सीखने की गति बहुत धीमी होती है। ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, तभी आप समझ लीजिए कि पीछे की क्लास में ही रहते हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाते, जल्दी आगे नहीं पहुँचते हैं, तो पीछे की क्लासेस में रहते हैं क्योंकि बहुत धीरे गति से ये सीखते हैं। दूसरा कि पिछड़े बालकों में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है उसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, सीखने की इच्छा इनके अंदर बहुत कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, बस विद्यालय आके फॉर्मेलिटी कर देते हैं, या कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती भेजा जाता है। ठीक है, तो जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव पाया जाता है। दो विशेषताएं होगी।
तीसरा है कि इनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ठीक है, जो आईक्यू होगा वो इनका कितना होगा, तो 85 से कम होगा, क्योंकि शैक्षिक उपलब्धि इनकी कम होती है। जब शैक्षिक उपलब्धि कम है तो बुद्धि लब्धि भी कम ही होगी, इसी वजह से इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। फिर है कि उत्तरदायित्व की भावना का विकास कम होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, किसी काम चीज़ में काम मन ही नहीं लगता है इनका, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे किसी चीज़ की। फिर है कि पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। जो सिलेबस होता है उससे ये लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, मतलब उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, चीज़ें सीख ही नहीं पाते जल्दी, तो लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। फिर है कि जीवन के प्रति इनकी निराशा होती है। ठीक है, हमेशा सोच में पड़े रहते हैं, हमेशा नेगेटिविटी रहती है, हर चीज़ नेगेटिव में सोचते हैं, तो जीवन के प्रति हमेशा निराशा होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी तथा उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। तो ये तो इनकी खासियत ही है कि अपनी क्लास का भी काम नहीं कर पाते और उनसे नीचे की जो क्लास होती है उनका भी कार्य ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तभी इन्हें पिछड़ा वाला कहा जाता है। तो ये सारी इनकी विशेषताएं हो गई। अब हम पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि देख लेते हैं। तो शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र होता है EA/CA/100। ठीक है, यहाँ पे EA से मतलब होता है एजुकेशनल एज, जिसे हम लोग शैक्षिक आयु कहते हैं। CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु, इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बुद्धि लब्धि निकालते हैं। बुद्धि लब्धि में क्या होता है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पर मेंटल एज की जगह पे क्या आ जाएगा, एजुकेशनल एज आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, शैक्षिक लब्धि और बुद्धि लब्धि का सूत्र सेम ही रहता है। बस ऊपर आपको क्या करना है, एक में मेंटल एज करना है और एक में आपको एजुकेशनल एज करना है। ठीक है, शैक्षिक आयु और उसमें हो जाता है आपका मेंटल आयु। ठीक है, यानी कि मानसिक आयु। अब पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से पिछड़ापन आ जाता है बच्चों में। तो पहला होता है कि पारिवारिक स्थिति, कि जो परिवार की स्थिति है काफ़ी अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार है, या उसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये कारण हो सकता है बच्चों के पिछड़े होने का। दूसरा, विद्यालय में अनुपस्थिति, कि वो विद्यालय में रोज़ नहीं आता। ठीक है, कोई ना कोई अगर उसे, जैसे कि घर परिवार में कोई किसान वगैरह है, खेत वगैरह है, तो उसे उसमें काम में लगा देते हैं, तो विद्यालय वो डेली नहीं जा पाता, ये भी कारण हो सकता है पिछड़ेपन का। फिर थर्ड है विद्यालय का वातावरण, जो विद्यालय का वातावरण वही अच्छा नहीं है, कोई टीचर उसमें अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है, बच्चों पे फोकस नहीं करता, बस अब आराम करते हैं जाके। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है पिछड़ेपन का। शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, कि कोई ना कोई शारीरिक दोष है कि उसका मन ही नहीं लग रहा है। फिर पांचवा पॉइंट है कि परिवार में निर्धनता, कि परिवार काफ़ी गरीब है। ठीक है, वो हमें कैसे भी करके मेहनत मेहनत करके थोड़ा बहुत बस बच्चे को भेज देते हैं पढ़ने के लिए। फिर है कि अशिक्षित माता पिता, कि माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो उनका जो दृष्टिकोण है वो भी इतना अच्छा नहीं है कि बच्चों को आगे देख सकें कि हाँ वो बहुत कुछ कर सकता है, वो सोचते हैं कि क्या ही करेगा ये। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर है परिवार के झगड़े, तो भाई मैंने कहा परिवार में अगर झगड़े बहुत होते हैं तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है पिछड़ेपन का। और दोस्तों की संगति, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता कि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों की संगति का भी बहुत बुरा असर होता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है पिछड़ेपन का, कि विद्यालय के नाम पर विद्यालय जा ही नहीं रहा है। ठीक है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहा है, तो ये भी एक रीज़न है पिछड़ेपन का। अब पिछड़ेपन के प्रकार देख लेते हैं। तो पिछड़ेपन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिक, यानी कि इंडिविजुअल जिसे कहते हैं। यहाँ किसी कक्षा में कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं तथा उनके पिछड़ेपन का कारण भी अलग अलग हो, वह पिछड़ापन व्यक्तिक होता है। ठीक है, यानी कि किसी क्लास में कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं, मतलब सारे पिछड़े नहीं हैं, सिर्फ कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन का रीज़न भी अलग अलग है। कोई हो सकता है कि विद्यालय में रोज़ नहीं आता इसलिए पिछड़ा है, किसी की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए पिछड़ा है। ठीक है, तो रीज़न भी अलग अलग हो, तो ऐसा पिछड़ापन व्यक्तिक पिछड़ापन कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल पिछड़ापन। और दूसरा क्या है, दूसरा कहलाता है सामूहिक पिछड़ापन। ऐसी क्लास जहाँ पर अधिकतर छात्र जो हैं वो पिछड़े हुए हों और उनके पिछड़ेपन का कारण भी एक हो, वहाँ पिछड़ापन सामूहिक पिछड़ापन कहलाएगा। ठीक है, तो उस पिछड़ापन को हम क्या कहेंगे, सामूहिक पिछड़ापन कहेंगे। ठीक है, ऐसी क्लास में ज़्यादातर जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो पिछड़े हों और उनके पिछड़ेपन का कारण भी सेम हो, तो वहाँ पर पिछड़ापन सामूहिक कहलाएगा। ठीक है, अब पिछड़ेपन की पहचान देख लेते हैं कि कैसे हम पहचान करते हैं पिछड़ेपन की। तो पहले निरीक्षण द्वारा, एक निरीक्षण पद्धति होती है, उसके द्वारा हम पिछड़ेपन की पहचान करते हैं कि इसमें क्या होता है कि समय समय पर हम एग्ज़ाम वगैरह ले लेते हैं, बच्चों का टेस्ट वगैरह ले लेते हैं। जैसे साप्ताहिक टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं जो होती हैं, उनके अंकों के आधार पर इन बच्चों की हम पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये निरीक्षण विधि कहलाएगी आपकी, कि इससे हम पहचान कर रहे हैं कि बच्चा कितना पिछड़ा है। दूसरा होता है परीक्षण, परीक्षण द्वारा। परीक्षण में क्या होता है कि आप बुद्धि परीक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपने सुना होगा। ठीक है, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा, मनोविज्ञान में पढ़ा। तो परीक्षण द्वारा भी हम पता करते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक मानसिक रूप से भी पिछड़े होते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, हमने एक चीज़ निकाल ली कि जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कम होती है, तो हम ये मानते हैं कि वो मानसिक रूप से भी पिछड़े होंगे। ठीक है,
क्योंकि उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होगी। अगर बुद्धि लब्धि ही कम है तो शैक्षिक उपलब्धि भी तो कम होगी उनकी। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि का टेस्ट ले लेते हैं, आईक्यू देख लेते हैं। आईक्यू चेक किया हमने तो हमें पता चल गया कि ये शैक्षिक उपलब्धि भी इसकी कम होगी, तो ऐसा बालक क्या कहलाएगा, पिछड़ा बालक कहलाएगा। ठीक है, तो इससे ऐसे भी हम पता कर लेते हैं। अब आईक्यू का टेस्ट वो क्या होता है, फॉर्मूला, जैसे हमने ऊपर ईक्यू का पढ़ा, वैसे आईक्यू का क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यही फार्मूला होता है, MA/CA इंटू 100। और शैक्षिक लब्धि का क्या था, EQ इक्वल टू EA/CA इंटू 100, यानी कि शैक्षिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो परीक्षण विधि हो गई। तीसरी होती है आपकी उपलब्धि परीक्षण, कि उसने क्या चीज़ उपलब्ध, मतलब कह सकते हैं ना कि क्या उसने पाया है अभी तक जीवन में। ठीक है, कोई ऐसा कार्य किया है जो हम कह सकते हैं कि ये उसकी उपलब्धि है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण होता है। सामूहिक परीक्षण होता है कि एक साथ सभी का हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सामूहिक परीक्षण। और फिर अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, कई परीक्षण बनाए गए हैं जो हमने पढ़े भी हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में, जिनके द्वारा हम पता करते हैं कि बच्चा की बुद्धि लब्धि कैसी है। अगर बुद्धि लब्धि पता चल गई तो हमें उसकी शैक्षिक लब्धि भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि पिछड़ेपन की पहचान हम कैसे करेंगे। तो इन विधियों द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। अब पिछड़े बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कि पिछड़े बालकों की अगर आपको शिक्षा देना है तो उन्हें आप शिक्षित कैसे करेंगे। तो पहला कि जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं उन्हें आप निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षण सामग्री उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बुक वगैरह, कॉपी वगैरह आप प्रोवाइड करा दें। और स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप की आप व्यवस्था कर सकते हैं उनके लिए। दूसरा कि उनके संगी साथी हैं, उनके दोस्त वगैरह जो बन रहे हैं, उन पर अच्छे से नज़र रखें कि उनके संगी साथी कैसे हैं। वो ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्तों की वजह से बिगड़ रहा हो, ठीक है, कुसंगति में पड़ जाए, तो उन पर भी फोकस करना है आपको। तीसरा कि विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाए इनके लिए। ठीक है, और इन्हें धीमी गति से पढ़ाया जाए। जिस गति से ये चीज़ों को सीख पाते हैं उसी गति से इन्हें पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि आपको कोर्स कंप्लीट कराने का आपको वो दे दिया टारगेट, तो आप क्या कर रहे हैं, बस कोर्स ही कंप्लीट करा रहे हैं, बच्चों को कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करें। ठीक है, कि उससे क्या होगा कि आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाएंगे या टेलीविज़न या मूवी वूवी दिखाकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा और थोड़ा विद्यालय भी रेगुलर आने लग जाएंगे वो। ठीक है, और भी कई पॉइंट्स हैं जो आप बना बना के लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अपने विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख सकते हैं, जिससे आप क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर उनके परिवार में झगड़े वगैरह होते हैं तो उसके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं उनकी। ठीक है, उनके परिवार के जो माता पिता हैं उनके, और जो अलग पेरेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कि लड़ाई झगड़ों को कम करो, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें समझा सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं, आप बना बना कर इन पॉइंट्स को लिख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बालक है उनकी स्थिति ठीक होगी। जब स्थिति ठीक होगी तो वो पिछड़े बालक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अपने आप को वो सही कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछड़े बालकों की शिक्षा हो गई। हमने शैक्षिक उपलब्धि के बारे में बात कर लिया कि कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।